हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। इकाई होती है मोल प्रति लीटर, यानी मोलरता m बराबर होता है आपका n अपॉन वी एल। तो n की मोल हो गया और लीटर, मोल प्रति लीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलरता का सूत्र क्या है। तो मोलरता का जो सूत्र होता है, मोलरता क्या होती है, यानी मोलों की संख्या और बिलियन का जो आयतन होता है लीटर में। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये लग रहा है इसमें, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, यानी इसके जो है दो फॉर्मूले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका आंसर होगा, जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा। इसके बाद आएगा आपका 1 मोल NaOH बिलियन में कितने ग्राम NaOH के घुले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो 1 m का मतलब हो गया मोलर बिलियन। तो मोलर बिलियन में NaOH के कितने ग्राम घुले होंगे, यानी अणुभार को घोला जाएगा। यानी NaOH का अणुभार हो गया आपका 23 प्लस आपका ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा अणुभार इसका 40 हो जाएगा। तो अर्थात इसमें कितने ग्राम घुले होंगे 40 ग्राम। यानी अणुभार को जब घोला जाता है तो 1 लीटर में जब अणुभार को आप घोलते हैं तो ये जो है आपका क्या होता है, वो उसका मोलर विलियन कहलाता है। आगे प्रश्न है, जिस विलियन की मोलरता 1 होती है तो उसे कहा जाता है मोलर विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या वो होती है आपकी, क्या होता है, मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है। कौन प्रभावित होता है, कौन सा प्रभावित होता है। तो प्रभावित कौन होता है, जिसमें आयतन होता है, यानी मोलरता में आयतन होता है, द्रव्यमान प्रतिशत और आपका इसमें द्रव्यमान होता है और मोल अंश। यानी यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा प्रभावित होता है, तो जिसमें आपका क्या रहेगा, जिसमें आयतन रहेगा। आयतन आपका किसमें रहता है, मोलरता में, यानी मोलरता यहाँ पर प्रभावित होगी। ये प्रभावित नहीं होगा, ये प्रभावित नहीं होगा और मूल अंश भी प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मोललता का क्या सूत्र है। तो इसमें भी उसी प्रकार से है, ये तो आपका मोलरता का सूत्र है। एक सूत्र तो आपका ये है, यानी ये जो है आपका विलेय का द्रव्यमान है, ये उसका अणुभार है और ये विलायक का द्रव्यमान है। तो एक फॉर्मूला तो आपका इसमें ये लग रहा है, दूसरा फॉर्मूला आपका N/W 1 किलोग्राम ये लग रहा है। यानी इसमें जो आंसर है इसका, वो आंसर आपका ये वाला है। तो इसमें आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मात्रक विहीन राशि है, अर्थात किसकी जो है, किसका जो है मात्रक नहीं है इनमें। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोललता, और इसमें जो मात्रक विहीन राशि है वो है आपका मोलन। मोलंस का कोई मात्रक नहीं होता। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नौवा क्वेश्चन है हमारा। तो मोलर, इसमें देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। मोलर विलयन की मोलरता 1 m होती है, अर्थात ये आपका सही है। परासरण दाब एक अनुसंध गुणधर्म नहीं है, ये गलत है। मोलरता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत है। इसके अलावा मोल अंश का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, ये भी गलत है। यानी इसमें हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप, 10वां, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे कहा जाता है क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत आपका क्या होता है, यानी जो द्रव्यमान प्रतिशत है आपका, वो होता है आपका विलेय का द्रव्यमान। यानी विलेय का द्रव्यमान हमारे पास 10 ग्राम है, बट्टे हमारे पास होता है विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 100 धन 10, यानी ये आ गया हमारे पास कितना, 10/110। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 9.09% के आसपास आपको ये मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये क इसका आंसर होगा। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी हमें असत्य कथन ढूंढना है। असत्य कथन क्या है कि मूल अंश का मात्रक नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। विलयन में उपस्थित सभी घटकों के लिए मूल अंशों का योग जो है वो सदैव एक होता है, एक होता है, तो ये भी सही कथन है। मूल अंश ताप द्वारा निर्भर नहीं करता है, ये भी सही कथन है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है। इसे जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे काई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारा ख वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जब किसी विलयन में आप जो है, जब किसी विलायक में आप जो है कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो इसमें ताप द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला जो है वो है मूल अंश, जो है ताप द्वारा इसमें प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के, ये हेनरी का नियम है, आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रेशर है वो होता है हमारे पास इस तरह से KH, और यहाँ पे होता है काई। काई जो है ये विलेयता है, ये हेनरी नियतांक है, और ये गैस का जो है आंशिक दाब है। तो ये समानुपाती होता है। इस तरीके से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
काई यानी विलेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है हेनरी नियम को प्रदर्शित कर रहा है? अभी लिखा है हमने, तो हेनरी नियम को ये प्रदर्शित कर रहा है KF काई। नेक्स्ट है ग्लूकोज जल में विलेय होता है, क्यों होता है ग्लूकोज जल में विलेय? ग्लूकोज एक आयनिक यौगिक है? नहीं है। ग्लूकोज का क्वथनांक उच्च होता है, ये भी इसमें नहीं फिट बैठ रहा है। ग्लूकोज जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ग्लूकोज एक सहसंयोजी यौगिक है, ये सही है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ग्लूकोज जल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। कोई भी जल में विलेय चीजें होती हैं, अगर सहसंयोजी यौगिक है तो वो हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलेय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस विलयन है? तो इसमें हमें ठोस विलयन देखना है। तो ठोस विलयन जो समुद्र जल, ग्लूकोज का विलयन, धुआं, ये सब गैस, और ग्लूकोज का विलयन ठोस और द्रव का, ठोस और द्रव का। तो हमारे पास ठोस विलयन जो ठोस ठोस का है वो 22 कैरेट गोल्ड हमारा ठोस विलयन को प्रदर्शित कर रहा है। K2SO4 का जो है आपको वांट-ऑफ गुणांक निकालना है, तो यहाँ पर हम जो है K2SO4 लिखेंगे। K2SO4 जो है हमारा इस तरीके से डिसोसिएट होता है, तो ये होगा हमारे पास 2K प्लस होगा हमारे पास, और प्लस होगा हमारे पास SO4 माइनस। SO4 माइनस होगा, तो इसमें जो है इसका ये 1 मोल है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोल और 1 मोल, तो टोटल मिला करके हमारे पास कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने बन रहे हैं? 3 मोल। तो टोटल जो है इस पक्ष में 3 मोल है हमारे पास, तो यानी 3 अणु बन रहे हैं, इस तरीके से 3 मोल बन रहे हैं, 3 मोल अणु बन रहे हैं। तो हमारे पास जो I होता है, I जो हमारे वांट ऑफ गुणांक होता है, वो होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वो हमारे पास 3 है, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या हमारे पास 1 है। इसको हम इस तरह से कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा हेनरी नियतांक KH ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ इसका आंसर है ताप बढ़ाने पर ये क्या करता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर ये बढ़ता है। अमलगम उदाहरण है। अमलगम क्या होता है? किसी भी धातु का मरकरी के साथ, यानी मरकरी प्लस, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मरकरी प्लस धातु अगर हम कह रहे हैं तो इसको हम अमलगम कहेंगे। तो ये मरकरी प्लस धातु, तो हम इसको अमलगम कहेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? मरकरी लिक्विड है और ये धातु ठोस है, तो हमारे पास होगा किसका? द्रव का ठोस में विलयन हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है